राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में शुक्रवार को खाद्य वितरण, शिक्षक भर्ती, पेयजल ढांचे और सिंचाई मुआवजे जैसे मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल हुए हैं। मंत्रियों ने जवाब दिए, जबकि एक लंबा प्रश्न आगे के लिए टाल दिया गया। एसटीपी और पीपीपी मॉडल पर चलाने के मुद्दे पर हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। उपनेता के पूरक सवाल पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई, लेकिन स्पीकर देवनानी ने स्पष्ट किया कि अनुमति उन्होंने दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मुद्दे पर प्रश्नकाल में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने जहाजपुर समेत अन्य कस्बों में एसटीपी की स्थिति और पीपीपी मॉडल पर संचालन को लेकर सवाल उठाया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार स्टेट सीवरेज एंड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025 के तहत पीपीपी मॉडल पर संचालन पर विचार कर रही है। 298 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कार्य प्रस्तावित हैं। जहाजपुर समेत अन्य शहरों को भी चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा। जहाजपुर में पट्टा निरस्तीकरण पर यूडीएच मंत्री ने कहा कि गलत पट्टा जारी होने पर उसे रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने योजनाओं और समय सीमा पर सवाल उठाए। मंत्री ने जवाब दिया कि अमृत 1.0 और 2.0 की परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी और टेंडर में ऑपरेशन मेंटेनेंस का प्रावधान है। उन्होंने तकनीकी खामियों को भी सुधारने की बात कही। जवाब के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। भीलवाड़ा जिले के आसिंद, बिगोद, बिजोलिया, बनेरा, गंगापुर, गुलाबपुरा, अमीरगढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़, शाहपुरा के में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं है। साथ ही जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में नागदी नदी जो गंदा पानी है और भंवरकला तालाब का गंदा पानी है, वो समस्या रहती है। तो मैं भीलवाड़ा जिले से जहाजपुर नगर पालिका में मेरा पहला प्रश्न है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करना चाहती है कि सरकार 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कार्य करवाए जाने हैं, जिनमें जहाजपुर शामिल है। चूँकि जहाजपुर शहर की वाटर सप्लाई लेवल 135 एलपीसीडी से कम है तथा जनसंख्या घनत्व भी 100 पर हेक्टर से कम है, अतः इसमें टॉयलेट वेस्ट, मल सहित वेस्ट एवं विभिन्न वेस्ट को पाइपलाइन के द्वारा कैरी करते हुए ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाएगा तथा उसको ट्रीट किया जाएगा तथा मल सेफ्टी टैंक में रहे को एफएसटीपी के माध्यम से शोधित किया जाएगा। ये बजट घोषणा के अंतर्गत प्रस्तावित है और जैसे ही वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति जारी होगी, हम प्राथमिकता से जहाजपुर और बाकी शहरों को भी इसमें शामिल करते हुए यथाशीघ्र काम करवाने का प्रयास। मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि क्या केंद्र या राज्य सरकार की कोई ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई स्कीम प्रदेश में चल रही है? एक बात का है। और दूसरा, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने की कब तक की समय सीमा है? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, सीवरेज की जो लाइनें आप जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देते हो, वो लाइन तो बिछा देता है, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उस कंपनी की है या नहीं? पूरा राजस्थान खोद के पटक रखा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अनुपस्थिति में उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के पूरक सवाल पर सदन में नोकझोंक हुई। सरकार के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उपनेता हर प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते और पुरानी परंपराओं का हवाला दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने उपनेता को अनुमति दी है और वही अंतिम निर्णय है। पूर्ववर्ती सरकार में राजेंद्र राठौड़ साहब नेता उपनेता थे, गुलाब चंद जी की अनुपस्थिति में उनको अनुमति नहीं मिलती थी प्रश्न पूछने की। आपने उदारता पूर्वक उनको अलाउ किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रश्न पे खड़े हो जाएंगे। आप उपनेता है, नेता नहीं है। अरे नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल आपको नहीं मिल सकता, गलत है ये। अरे मैंने अनुमति दे दी है, जब मैंने सदन में आते ही कहा था कि अनुमति मैंने दे दी है। प्रश्नकाल की शुरुआत में विधायक गुरवीर सिंह का उच्च शिक्षा से जुड़ा लंबा प्रश्न स्थगित कर दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे 5-7 दिन में दोबारा सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर सवाल उठाते हुए काला बाजारी के आरोप लगाए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लंबा मानसून और बढ़ी बुआई से मांग बढ़ी, लेकिन सरकारी एजेंसियों के जरिए पर्याप्त आपूर्ति की गई और कुल मिलाकर खाद की किल्लत नहीं रही। सदन में यूरिया डीएपी के आंकड़े पेश। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 26.20 लाख मीट्रिक टन मांग के मुकाबले 29.29 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित हुआ, जबकि डीएपी भी मांग के अनुरूप उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2025-26 के लिए फरवरी मार्च तक 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक रखने की तैयारी है। नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए मंत्री ने बताया कि 107 एफआईआर दर्ज की गयी, 11,938 निरीक्षण में 765 कारण बताओ नोटिस जारी हुए, 169 लाइसेंस निलंबित और 146 रद्द किए गए। 28 मामलों में गिरफ्तारी, 16 में चालान पेश और 21 मामलों में अग्रिम जमानत हुई। 27 यूरिया फैक्ट्रियां सील की गईं। नकली खाद, बीज और काला बाजारी पर सख्त कानून के सवाल पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। जल्द ही कड़ा कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषियों के लिए 10 से 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा। नकली खाद बेचने वाले और सीजन के वक्त कालाबाजारी करने में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई, और ऐसे माननीय मंत्री जी ने भी उसमें कार्रवाई की है, छापे दिए हैं, पर उसमें उजागर हुआ कि खाद मिट्टी से बनाया जा रहा है, बजरियों से बनाया जा रहा है, तो किसान हमारे देश का पेट पालन करता है, और उसके साथ अगर इस तरह का नकली खाद आ रहा है तो इसमें सरकार ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितनी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इस मामले को बहुत सख्ती से लें। आने वाले समय में ऐसे किसानों के साथ इस तरह का काम न हो, ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में जो कार्रवाई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सीड के लेके हुई, तो केंद्र ने यह निर्णय ले लिया है कि सीड में और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में सख्त कानून लाया जाएगा, जिससे 10 से 20 साल की जगह 20 लाख की पेनल्टी होगी। विधायक थावर चंद ने शिक्षकों के रिक्त पदों और भर्ती की समय सीमा पर सवाल उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने 6,264 विद्यालयों का क्रमोन्नयन किया, लेकिन 50,000 पद सृजित नहीं किए। वर्तमान सरकार ने 2,202 पदों पर भर्ती पूरी कर ली है और 3,225 पदों की भर्ती 2025 में निकाली गई। अब तक 72,000 पद भरे जा चुके हैं, शेष चरणबद्ध भरे जाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि बैकलॉग पद आगामी भर्तियों में समायोजित होंगे और सरकार 5 वर्षों में 4 लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। 86,369 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया मात्र 17,075 पदों की बताई गई है। तो मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि शेष लगभग 70,000 के आसपास रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या ठोस योजना है? क्या इनके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय की गई है या सरकार ने इन पदों को लंबे समय तक खाली रखने का निर्णय लिया गया है? कि गत सरकार ने 6,264 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया, लेकिन एक भी पद सृजित नहीं किया। और इसी प्रकार से जो अंग्रेजी विद्यालय, जिनको महात्मा गांधी विद्यालय कहते हैं, उनमें भी उनको भी क्रमोन्नत किया, एक भी पद सृजित नहीं किया। यानी लगभग 50,000 पद ऐसे हैं जो सृजित नहीं किए। लगातार हम भर रहे हैं और अभी तक हम 72,000 पदों को भर पाए हैं। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने छोटी सादड़ी में बढ़ती आबादी के बीच उच्च जलाशय निर्माण की मांग उठाई। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने बताया कि 23,974 की आबादी वाले शहर में फिलहाल 4 भागों में जलापूर्ति हो रही है और अभी नए जलाशय की आवश्यकता नहीं है। जरूरत होने पर तकनीकी जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी में 48 घंटे के अंतराल से पानी दिया जा रहा है।
अकावद बांध नहर के भूमि मुआवजे पर मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि पिछली सरकार ने भुगतान नहीं किया था, जबकि वर्तमान सरकार 45.65 करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। अटरू छाबड़ा क्षेत्र के लिए DPR तैयार की जा रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में निम्बाड़ा और छोटी सारडी में अभी बजट में भी DPR की घोषणा हुई। अमृत योजना 2.0 तथा जो जाखम और चंबल से हमारे गांवों को जोड़ा जा रहा है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उसमें कई गांव छूट गए और विशेष रूप से निम्बाड़ा और छोटी साड़ी शहर छूट गया है। उसको जोड़कर उसको कब तक आप स्वीकृत कर देंगे और कब तक काम शुरू कर देंगे, ये मुझे जानकारी चाहिए। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पिछले 3-4 सालों से जो पहले पानी की समस्या आई और ठेकेदारों ने जो टैंकर सप्लाई किए, उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो कब तक करा देंगे? परवन परियोजना की बात कर रहे हैं, इनका जो पर्सन है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, इनकी चिंता भी बिल्कुल वाजिब है। इन्होंने पूछा कि 2019 से लेकर 2023 तक इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंदर जो लोग चरागा भूमि में बसे हुए थे, जो लोग वन भूमि में बसे हुए थे, जो लोग स्वैच्छिक भूमि में बसे हुए थे, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, उनको पूरे 5 साल के अंदर पिछली सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं उस परियोजना का निरीक्षण करने मौके पर गया था। मेरे पास भी कई लोग आते थे कि हमें पैसा नहीं मिला है। पिछली सरकार ने सिर्फ 5 साल उनको खदेड़ने का ही काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस 2 साल के अंदर लगभग 45 करोड़ और 65 लाख रुपए उन गरीब परिवारों को देने की घोषणा करी और हम सब चेक वितरित कर रहे हैं। नसीराबाद क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन और गोदाम निर्माण का मुद्दा भी उठा। विधायक राम स्वरूप लांबा ने कहा कि कई समितियों के पास भवन और गोदाम नहीं है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त ने बताया कि निर्माण के लिए भूमि, बैंक की अनुशंसा और बजट आवश्यक है। 5 में से 4 समितियों के पास भूमि नहीं है, जबकि एक प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। भूमि उपलब्ध होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मेरी जो विधानसभा है नसीराबाद, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बने हुए नहीं है और कार्यालय भवन भी नहीं है। तो इनमें कब तक गोदाम विहीन जो ये समितियां, इनमें कब तक गोदाम और कार्यालय का निर्माण होगा? किसी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम अगर बनाना होता है तो उसके लिए भूमि की उपलब्धता जरूरी होती है और भूमि की उपलब्धता होने पर प्रबंध निदेशक, केंद्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा और सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर चरणबद्ध रूप से गोदाम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। माननीय सदस्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र में गोदाम विहीन समितियों में गोदाम निर्माण के विषय में जानकारी चाहिए। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि इनके यहाँ 5 सोसाइटी है, जिनमें से 4 के पास जो है भूमि की उपलब्धता नहीं है। एक समिति ऐसी है राजोसी, जिसमें भूमि की उपलब्धता है। प्रश्नकाल में राजगढ़ बुगी जल जीवन मिशन योजना में अनियमितताओं का मुद्दा उठा। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने माना कि क्रियान्वयन और निगरानी में कमी रही और कुछ कार्य त्रुटिपूर्ण पाए गए। उन्होंने बताया कि 25 गांवों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधूरे और खराब काम दोबारा कराए जाएंगे। 1 महीने में जांच पूरी कर आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सभी प्रभावित गांवों को नियमित और शुद्ध पेयजल मिल सके। वहीं उपनेता का मुद्दा आज सदन में गूंजा। मुख्य सचेतक ने उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के पूरक सवाल पूछने पर आपत्ति जताई और हवाला दिया कि पूर्व में ऐसा हो चुका है, जब सीपी जोशी के समय राजेंद्र राठौड़ को अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन मुख्य सचेतक की आपत्ति को विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं माना और कह दिया कि मैंने उपनेता को अनुमति दी है। हालांकि ये अलग बात है कि उपनेता की व्याख्या कानूनन तौर पर नज़र नहीं आती है। बहरहाल सदन में आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धारा प्रवाह जवाब दिए। कांग्रेस विधायक के सवाल थे कि किस तरह DAP खाद बीज को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है
उसको लेकर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि सरकार मुस्तैद है, कोई संकट खाद का नहीं है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान, नरेश शर्मा और कैमरा जर्नलिस्ट जितेश शर्मा के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा।